हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था ना, वो सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स किस तरह से हमको लिख कर आने थे, है ना, बेस्ट पॉसिबल वे उनको रिप्रेजेंट करने का, उनका आंसर, वो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स ना काफी दिनों से कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि मैम HPSC AP इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव एग्जाम काफी डिफिकल्ट आया था इस बार, और उस पर पूरी यूट्यूब पर कोई वीडियो ही नहीं है ना। तो इस कारण आपके लिए ये सारे मैंने मॉडल आंसर्स तैयार करे हैं जो आपका इस बार सब्जेक्टिव पेपर आया था। ठीक है, तो ये हम समझते हैं चीजें। आपको बता दूं कि ये HPSC AP का हमारा कोर्स था। ठीक है जी। इसमें अभी आप आगे जो HPSC AP का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा उसके लिए इस कोर्स को हम अपडेट करेंगे। इसमें लेटेस्ट क्लासेस जो है वो इंपोर्ट करेंगे, करंट अफेयर्स और आपका जो भी लेटेस्ट नीडेड है, चीजें रिक्वायरमेंट है ना, इसी बैच में हम उन चीजों को अपडेट करेंगे अगली बार के आपके HPSC AP इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर इस बार के क्वेश्चंस है ना, वो भी इसमें सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो यानी कि अगली बार के लिए इस कोर्स को अप टू डेट किया जाएगा। तो अब अगर आप अगली बार नेक्स्ट टाइम के लिए HPSC AP इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ना अपना पेन पेपर निकाल लीजिएगा। जैसे जैसे मैं चीजें समझाऊंगी थोड़ी नोट डाउन करते रहना उन चीजों को, और थोड़ा पता चल जाता है कि एग्जाम में किन टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो देखिए ये आपका पेपर है, मैं आपको जो दिखा देती हूँ। देखिए ये पेपर है HPSC AP सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, 10th हेल्ड ऑन 10th अगस्त 2025। तो पहला क्वेश्चन आपको ये आया था, एक्सप्लेन द एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बिटवीन टू बंडल्स ऑफ गुड्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस थे जो इजी थे, प्रेडिक्टेबल थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी टाइप के थे आपके इस बार वाले एग्जाम में, है ना। तो हम समझते हैं सबको बारी बारी। सो रिवील्ड प्रेफरेंस की हम थ्योरी करते हैं। इसमें ना उसने कहा कि रिवील्ड प्रेफरेंस का एक्सियम एक्सप्लेन करो, और यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली टू बंडल्स ऑफ गुड की बात करी है ना। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में वैसे हम दो एक्सियम पढ़ते हैं, एक वीक एक्सियम, एक स्ट्रॉन्ग एक्सियम, है ना। तो जब दो बंडल्स की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली यानी कि वो वीक एक्सियम की बात कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको इस क्वेश्चन में जो हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का वीक एक्सियम है ना, उसको एक्सप्लेन करना था मेनली। ठीक है, बिकॉज टू बंडल्स की वो बात कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करना था। तो अब एक वे रहता है, जब भी हम क्वेश्चन लिख कर आते हैं एग्जाम में, तो पहले ना हमको थोड़ी दो तीन लाइनों में उस चीज का वो इंट्रोड्यूस करना होता है जिस चीज के बारे में उसने पूछा है। उसने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में आपको पूछा है, तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर देना है कि भाई रिवील्ड प्रेफरेंस की जो थ्योरी है ये पॉल समल्सन की तरह दी गई है, और ये कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है विदाउट यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर को इंडिफरेंस कर्व्स या यूटिलिटी एनालिसिस के बिना ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ये चीजें हमने पढ़ी है ना। तो अब इस थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या है, मैंने वो कुछ दो चार लाइनों में समझा दिया जिससे बेसिक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का आइडिया क्लियर हो जाए। फिर हम स्पेसिफिकली वीक एक्सियम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, जैसे बेसिक आइडिया ये है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हिज एक्चुअल मार्केट चॉइसेस। यही डेफिनेशन है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है वो उसकी एक्चुअल मार्केट चॉइसेस जो है उससे अंडरस्टूड की जाती हैं। वही जो बेसिकली डेफिनेशन है, एक एक लाइन में समझाओगे तो इट विल टेक वेरी, मतलब बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा। तो बेसिक मैंने आइडिया उस थ्योरी के बारे में दे दिया। फिर मैंने ना एक यहाँ पे एग्जांपल दे दी। जैसे मान लीजिए कि एक कंज्यूमर के पास दो बंडल्स है, बंडल 1 एंड बंडल 2। दोनों बंडल्स अगर अफोर्डेबल है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है बंडल ए को चूज कर रहा है बंडल बी की जगह पर, तो इसका मतलब ए इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू बी। दैट इज, इसका यही है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। दैट मींस एक्चुअल चॉइस रिवील्स कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, तो एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस में मैंने क्या कहा, किसकी बात करेंगे, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस की, क्योंकि दो उसने बंडल दिए हैं गुड्स के। ठीक है, तो बेसिकली जो वीक एक्सियम, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वीक एक्सियम इज मेनली क्लोजली रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रेफरेंसेस, है ना। तो यहाँ पे मेनली कंसिस्टेंसी की बात आएगी कि अगर एक कंज्यूमर ए बंडल को चूज करता है बी बंडल से, तो बंडल बी चूज नहीं किया जा सकता अगर बी उसके पास अवेलेबल है। तो सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर चॉइसेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, और यही आपको क्लास में पढ़ाया गया था। सो इसकी एग्जांपल भी साथ में मैंने दे दी वीक एक्सियम की। एक मान लीजिए एक बंडल ए है, एक बंडल बी है,
ठीक है। अभी जो मैंने लेटेस्ट क्लासेस मैं ले रही हूँ उसमें तो मैंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ये एचपीएससी वाला बैच अपडेट कर दिया जाएगा। हम हर एग्जाम के बाद ना पर्टिकुलर उस कोर्स में लेटेस्ट क्लासेस अपडेट कर देते हैं, और जो पुरानी क्लासेस है उसको रिमूव नहीं करते, उसको सारे को हम एक ओल्ड बैच का फोल्डर बना के उसमें शिफ्ट कर लेते हैं और न्यू बैच का एक फोल्डर बना के नई क्लासेस डाल देते हैं, कि अगर कोई बच्चा पुराना बैच देख रहा है तो उसकी सीक्वेंस खराब ना हो, और जो न्यू एनरोलमेंट्स है, न्यू बच्चे आ रहे हैं, वो न्यू बैच ही देखें। तो इस तरह से हम हर बार ना हर 6 महीने बाद कोर्स को अपडेट कर देते हैं, या एग्जाम होने के बाद उसको अगले एग्जाम के लिए अपडेट कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए और अप टू डेट जानकारी आप तक पहुंच पाए इसलिए। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरी एप्लीकेशन पर अगर आपको कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिल रहा है तो वो अप टू डेट नहीं है, वो पुराना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। हर संडे की संडे ना जितने भी हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज है वो सारे देखे जाते हैं मैनेजिंग टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, कि किसमें क्या अपडेशन की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी क्लास नहीं डालने की जरूरत है ना, ये कौन सी चीज है इस कोर्स में हमको आपको और करवानी है या ऐसा कुछ। तो उसका पूरा मतलब उसके पीछे एफर्ट्स लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम उसको अपडेट करने में। ठीक है, रिकॉर्डेड आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हमको इन एग्जाम्स की ना डेट्स का प्रेडिक्शन नहीं होता कब डेट आ जाए इन एग्जाम्स की, तो इसलिए हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपनी सहूलियत पर अपने पेज पर देख सकें। ठीक है, पर हर चीज अप टू डेट ही होती है आपकी। ठीक है जी। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अब अगर इसमें जो कंज्यूमर है उसने बंडल ए चूज कर लिया, दैट मींस ए इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू बी। ठीक है ना, तो अंडर अनदर बजट सिचुएशन अगर दोनों बंडल दोबारा से अफोर्डेबल होंगे तो कंज्यूमर बी बंडल को चूज नहीं करेगा ए से, वो ए को ही चूज करेगा। दैट इज अ कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, तो ये चीज इसमें हो गई, बस यही उसने पूछा डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। हाँ, और अब इसमें हम क्या दे सकते हैं, वैसे तो इतना आप दे दोगे इनफ है, बस यहाँ पे खत्म करके उसके बाद आप कंक्लूजन इस पर जा सकते हो सीधा ही, कि भाई इसकी कंक्लूजन क्या है, एक्सिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने ऑप्शनल ऐड करा है जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि भाई जगह है अभी इनफ, मेरी शीट जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं फुलफिल हुई है कुछ, है ना, उसके लिए और मटेरियल मैंने वैसे ऐड करा है, पर मेनली या इसके बाद आप कंक्लूजन आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसकी assumptions क्या है, रिवील प्रेफरेंस, इंपोर्टेंस की, लिमिटेशंस की, है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है। अगर मान लो कि आपकी लेंथ छोटी बनी है, आपको किसी केस में ऐसा लग रहा है कुछ, है ना, फिर अदरवाइज क्वेश्चन की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर खत्म कर सकते हो, इसके बाद आप कंक्लूजन लिखो। ठीक है, फिर आगे क्रिटिकली एग्जामिन करो। देखो, how wage price flexibility ensures full employment under the traditional classical macroeconomic framework। अब जहां पे आपको क्रिटिकली लिख दिया ना, यानी कि उस थ्योरी के आपको लिमिटेशंस क्रिटिसिज्म दे। ठीक है, कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करो कि जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करती है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, उसने क्लासिकल थ्योरी पूछी है आपको, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में तो हम ये चीजें पढ़ते हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। सिंपली उसने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासिकल थ्योरी पूछी है जो बड़े अच्छे से हमने रटी हुई है। उसके बाद उसने ये पूछा है कि केन्स ने कैसे क्लासिकल एग्जम्पशंस को चैलेंज किया है, और ठीक है, यहां तक ये चीजें हम सबको आती हैं, क्लासिकल एंड केन्स वाली, है ना। यहाँ पर अब नई चीज है, एक यहाँ पे एक नई चीज है, यहाँ से पढ़ो। अब यहाँ पे आपका वो है, चलता है सोचने का नजरिया, आपका ओपिनियन जिसको हम बोलते हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन थोड़ी आपकी वो हो गई, आपका सोचना, आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्या सोच रहे हो इस थ्योरी के बारे में। कहते हैं कौन सी अप्रोच जो है ग्रेटर रेलिवेंस रखती है इंडियन कंटेक्स्ट, एंड में आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल की थ्योरी देंगे, उसके बाद क्लासिकल की लिमिटेशंस देंगे, है ना। तो पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, रफ शीट पर ना नोट डाउन कर लो कि मुझे इसमें लिखना क्या क्या है। पहले मुझे क्लासिकल की थ्योरी देनी है, फिर क्रिटिकली बोले उसका क्रिटिसिज्म देना है। ठीक है, फिर हमको ये एक्सप्लेन करना है कि केन्स की क्या असम्पशंस थी, वो क्लासिकल से कैसे अलग थी, है ना, वो लिखनी है चीज। फिर उसके बाद आपको चौथे पार्ट में ये रेलिवेंसी वाली चीज लिखनी है। 4 पार्ट्स में मेरा इसका आंसर डिवाइड होगा, समझ गए। तो मैंने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखो क्लासिकल थ्योरी की इंट्रोडक्शन दे दी जो हमने पढ़ी हुई है, फिर हमने क्लासिकल का जो व्यू है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पर वो दे दिया कि भाई हाँ, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं, सेल्स लॉ की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या क्या उनकी मेन असम्पशंस और भी लिखी जा सकती है यहाँ पर, है ना। आप परफेक्ट कंपटीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें आप ऐड कर सकते हो मार्केट मैकेनिज्म वर्क, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, इनविजिबल हैंड्स, है ना, और लॉन्ग रन की बात होती है, ये ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है,
फिर अब उसने जो मेनली क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई कैसे वेज प्राइस फ्लैक्स, क्योंकि हमारा ना ये होता है कि हमको ज्यादा फालतू चीजें नहीं लिखकर रखनी होती, इसलिए 4 असम्पशंस लिखी है कि ज्यादा फालतू चीजें नहीं लिखनी, कि जो अब उसने मेन चीज पूछी है उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो फ्लेक्सिबल वेजेस, ठीक है, कि कैसे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करते हैं। अब वेजेस भी फ्लेक्सिबल होती हैं, क्लासिकल्स में प्राइजेस भी फ्लेक्सिबल होते हैं भाई, और इंटरेस्ट रेट भी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, कहता है देखो कि अगर शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट आती भी है ना, देखो यहाँ पे ऐसे हम इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं, लेट्स सी डायग्राम, ये देखो बनाया डायग्राम मैंने, भाई डायग्राम बनाया। तो इसका आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई मैं आपको समझा देती हूँ 2 मिनट। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। अगर शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो आपकी सप्लाई फॉर लेबर है वो डिमांड फॉर लेबर से बढ़ भी जाती है ना। तो जब सप्लाई लेबर की बढ़ती है, डिमांड क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अगर शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट आ भी जाती है तो क्योंकि फ्लेक्सिबल वेजेस है फिर से एडजस्ट होके नीचे आ जाएगी, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एंड सेम वाइस वर्सा, है ना। तो इसलिए वो कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर, कि अगर शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट आ भी रही है, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ भी रहा है, तो क्योंकि वेजेस फ्लेक्सिबल है तो ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण फिर से वो चीज एडजस्ट होके हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अगर रियल वेज इंक्रीज हो जाती है ना, ऊपर यहाँ पे पहुंच जाती है, सप्लाई फॉर लेबर बढ़ जाता है डिमांड फॉर लेबर से, तो लेबर अनएम्प्लॉयड, इतनी लेबर मेरी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गई, है ना, इतनी लेबर मेरी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होगी, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, लेबर की डिमांड उतनी नहीं है, कम है ना। तो फिर से कहता है क्योंकि वेजेस फ्लेक्सिबल है, फिर से वेजेस रिड्यूस होकर W/P पर आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिसअपियर हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन हो जाएगी, ठीक है। और ये भी इसमें बताया कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पर हर एक वर्कर जो है उतना ले रहा है जितनी वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसकी। आप चाहे ये डायग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज ये ऊपर वाली डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जगह वगैरह है आपके पास, टाइम है, फिर नीचे वाली बना सकते हैं, अदरवाइज ये ऊपर वाला मेन डायग्राम है इसमें जो आपको शो करना है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बताता है इस चीज की, है ना। इसी तरह प्राइजेस फ्लेक्सिबल अगर होंगे उससे भी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर डिमांड सप्लाई में गैप आता भी है पर लॉन्ग रन में फिर से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस के कारण डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाएगी, है ना। इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी फ्लेक्सिबल है जिसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में एक बैलेंस बना रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। ये चीज तो मेन, क्योंकि उसने वेजेस प्राइसेस की कंटेक्स्ट में बात करी थी तो मैंने यहाँ पे वेजेस वाली डायग्राम बना दी। आप चाहे तो यहाँ पे जो प्राइसेस वाली डायग्राम है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, सेम डायग्राम होती है, बस उसमें आपको ना यहाँ पे जैसे सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड फॉर लेबर लिखा था, सिंपली डिमांड सप्लाई लिख देना, इस साइड मेरा प्राइस आ जाना है और इस साइड मेरी क्वांटिटी आ जानी है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम ये वाला आ जाना इक्विलिब्रियम प्राइस, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो ये P1 शो कर देना इसको, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अगर चाहे, जगह वगैरह अगर है तो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट पर सिस्टम को रिस्टोर कर देती है। अगला सेकंड पार्ट मुझे क्या देना था, इसके क्रिटिसिज्म, तो मैंने क्रिटिसिज्म दे दिए इसके, भाई जो भी है क्रिटिसिज्म, और कैसे केन्स ने चैलेंज किया है क्लासिकल असम्पशंस को, क्योंकि केन्स ने सेज लॉ रिजेक्ट किया है। केन्स कहता है भी सप्लाई ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करती नहीं है, इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट रहती है ना। तो उसने सारे लॉजिक देके केन्स ने चीजें एक्सप्लेन करी। अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि क्लासिकल्स ने कहा है लॉन्ग रन में सब सही हो जाएगा, है ना, शॉर्ट रन में वो भी ऊपर नीचे, तो लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी सब सही कर देगी। केन्स कहता है इन द लॉन्ग रन वी आर डेड, यू कैन ऐड लाइन हियर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन द लॉन्ग रन वी आर डेड, मतलब केन्स ने ना क्लासिकल की हर चीज को चैलेंज किया, हर चीज को चैलेंज किया। देखो मैं आपको बताती हूँ, समझिए, सुनिए मेरे को बस, चलो मैं बोल के बताती हूँ, समझिए। क्लासिकल कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्स कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मल फीचर है ही नहीं है, सप्लाई डिमांड के बराबर रहती नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड रहती है, इस कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। पहला पॉइंट ये हो गया चैलेंज वाला। फिर दूसरा पॉइंट हो गया चैलेंज वाला कि भाई क्लासिकल्स बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, और जो केन्स है वो मोस्टली रिजिडिटी की बात करता है, वेजेस प्राइसेस की। फिर तीसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लासिकल्स कहता है लेजी स्फीयर, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। केन्स ने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया भाई 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, क्या किया क्लासिकल्स ने, क्या कर लिया ये ऑटोमेटिक फोर्सेस ने, क्या कर लिया ये इनविजिबल हैंड्स ने, जो जिसकी बात क्लासिकल्स करते हैं। एट द एंड डिप्रेशन को दूर करने गवर्नमेंट को आना पड़ा मैदान में, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी लेके आनी पड़ी,
है ना। ये चीज प्रैक्टिकली प्रूवन करी के केन्स ने, यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं इसके बारे में भी। ये देखो ग्रेट डिप्रेशन ये चीज शो करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट इवन व्हेन विद फेलिंग वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, क्योंकि कई चीजें ना ऐसे किताबों में लिखी वर्ड टू वर्ड नहीं मिलती, आप मुझे सुन लोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से अगली बार के लिए आंसर लिखकर आ सकोगे। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर ऑटोमेटिक हैंड्स नहीं कुछ कर पाए थे, उस टाइम फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई ग्रेट डिप्रेशन के लिए, है ना। तो ये भी एक चैलेंज हो गया केन्स का, जो क्लासिकल असम्पशंस को करा उसने, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब केन्स के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करती है। ये देखिए यहाँ पे ये केन्स वाली डायग्राम है। अब इसमें ना ये है डिमांड की डेफिशिएंसी, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये इसको हम बोलते हैं कि इतनी डिमांड कम है, अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए, है ना, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच सकते हैं। तो यानी कि अब देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट पर, ई पॉइंट पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ना, तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है उसके कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है, केन्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब रेलिवेंसी समझो इंडियन कंटेक्स्ट में। अगला पॉइंट कहता है केन्स की अप्रोच ज्यादा रेलिवेंट है। भाई सही है इंडिया में, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको एक तो ग्रेट डिप्रेशन वाली रियल उदाहरण दी, है ना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर वैसे भी नहीं है, वेजेस वगैरह परफेक्टली फ्लेक्सिबल नहीं है ना। तो गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स हो रही हैं चीजें। तो इसलिए केन्स की ज्यादा रियल लाइफ में ज्यादा इंडियन कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल है इसकी थ्योरी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन करो द कंसेप्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एक्सप्लेन कर देना है, उसकी लिमिटेशंस लिख देनी है। तीसरे नंबर पर आपको लाइफ साइकिल एंड परमानेंट इनकम हिपोथेसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, और ये बता देना है कि कैसे ये वाले हिपोथेसिस जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की लिमिटेशन है उसको एड्रेस करते हैं। समझ गए। तो सबसे पहले मैंने दे दिया कि भाई ये मेरा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, जो कि हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, केन्स ने दिया, और केन्स की किस बुक में दिया, उस बुक को ना यहाँ पे ऐसे सही से मेंशन कर लेना। देखो यहाँ पे ना या तो ऐसे 2 कोमा लगा देना, या तो इसको बोल्ड में लिख देना या कैपिटल में लिख देना कि पता लग जाए ये बुक है। ठीक है, अब केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी डायग्राम क्या है, मैंने ये बता दिया, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने जस्ट आपको बता रही हूँ क्या कैसे लिखना है। ठीक है, assumptions, उसके बाद क्या बताना है, इसकी लिमिटेशंस क्या है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसमें तो यही है ना कि भाई जो कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है वो इनकम पर डिपेंड करती है, ठीक है, पर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है ना। जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, पर जो कंजम्पशन में इंक्रीज है वो इनकम में इंक्रीज से लेस होता है, क्योंकि कुछ लोग सेव भी करते हैं, कुछ पार्ट इनकम का लोग सेव भी करते हैं। तो प्रोपोर्शनली उतनी कंजम्पशन है नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। और कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू केन्स, याद देखो ऊपर से शुरू होती है, दैट मीन्स ये पोर्शन जो आपका है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप ये सब लिख कर आओगे कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आपको सारा पढ़ाया हुआ है कि एपीसी कितना है, यहाँ पे एमपीसी कितना है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन बनेगा, यहाँ से एपीसी एमपीसी निकलेगा, और एपीसी ज्यादा है एमपीसी ज्यादा है, क्या कौन सा ज्यादा है ये भी मेंशन करके आ सकते हो। सारा साइकोलॉजिकल लॉ हमको बताना है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज लिमिटेशंस के बाद मैंने फिर क्या दूसरी चीज देनी है, मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, कि भाई लाइफ साइकिल में क्या मेन आइडिया है और जो आपका परमानेंट है उसमें क्या मेन आइडिया है। इसकी अगर आपके पास जगह है तो डायग्राम बना दो, अदरवाइज नहीं जगह है तो डायग्राम स्किप भी इसकी कर सकते हो, क्योंकि मेनली तो उसने हमको वो पूछा था साइकोलॉजिकल का, तो इतनी जगह होगी नहीं कि हम सारे की डायग्राम बना के आ पाए। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बस लाइफ साइकिल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, परमानेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद लिख दो कि कैसे ये जो वाले जो है ये जो केन्स की लिमिटेशंस है उसको ये कैसे एड्रेस कर रहे हैं। पहले मैंने लिख दिया कि भाई लाइफ साइकिल कैसे केन्स की लिमिटेशंस को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है इसमें वेल्थ इफेक्ट इंक्लूड करा गया, फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस ली गई है, उसमें नहीं ली गई थी, है ना। इसमें सेविंग बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्टेजेस एक्सप्लेन किया गया है, और लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसमें स्टेबल मानी गई है, जबकि साइकोलॉजिकल लॉ में नहीं थी। उसमें हम ये पढ़ते थे कि जैसे बंदे की इनकम बढ़ती है उसकी एपीसी कम होती है इनकम बढ़ने से, है ना। तो फिर हमने परमानेंट का भी इसी तरह से पॉइंट बना के लिख देना है कि परमानेंट इनकम हिपोथेसिस में भी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, उसमें भी स्टेबल एपीसी है, फ्रीडमैन ने दिया ये, है ना। और रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर की बात आ जाए, जैसे कि अगर आपने थ्योरीज अच्छे से समझी होगी ना
तो अब लिखते वक्त अपने आप दिमाग में पॉइंट्स आई जा रहे हैं आपके कि भाई इस थ्योरी में साइकोलॉजिकल में ये था, परमानेंट में ये है। जो जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल लॉ को परमानेंट से, वही पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं बस। जो जो आपको बेसिकली डिफरेंस लग रही है उसमें, है ना, वही ये होगा कि भाई परमानेंट इनकम हिपोथेसिस केन्स की इस लिमिटेशंस को एड्रेस कर रहा है कि भाई केन्स में ये कमियां थी, परमानेंट में ये चीज ऐसे नहीं, वही आपको इसमें लिखना, ठीक है। फिर आगे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें उसने आपको क्या दिया है, दो बाइनरी रैंडम वेरिएबल्स दिए, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, कहता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की पता करो एंड कंप्यूट करो वाई की डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल ऑन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स इज इक्वल टू 1। देखो समझो, ये चीज है बेसिकली। देखो एक चीज आपको समझाती हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी अगर आप चाहते हो ना पूरे नंबर आओ, है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली पूरे नंबर मिल जाते हैं, 10 का 10 के 10 मिल जाएंगे, थ्योरी में भी पूरे नहीं मिलते, है ना, इसमें पूरे मिलते हैं। पर इसमें भी अगर आप चाहते हो ना पूरे मिले, साफ सुथरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना और उसमें स्टेप्स बना के लिख के आना न्यूमेरिकल वाले में, ठीक है। जैसे पहले मैंने लिख दिया कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेप बना लिए। देखो सबसे पहले ना ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो मैंने चेक कर लेना है कि क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि टोटल 1 के बराबर होता है, तो मैंने ना इसको प्लस करके देख लिया, 0.16, 0.37, 0.29 एंड 0.18 को 1 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ए वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था इसमें, मुझे इसमें निकालना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को, है ना, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को मुझे इसमें निकालना है। सो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑब्टेन्ड होती है, बाय एडिंग प्रोबेबिलिटीज अक्रॉस रो। ध्यान से समझो कैसे मैंने ऐड करा। एक्स के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, 0.6 प्लस 0.37, ठीक है, और फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए ये दो प्लस करोगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए 0.29 प्लस 0.18 इतना। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की कितनी आ गई, 0 पर 0.53, 1 पर 0.47, निकाल ली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर आगे स्टेप 3, तीसरी चीज उसने क्या बोली है, कंडीशनल, कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कंडीशनल, और कंडीशनल निकालनी है मुझे यहाँ पे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 0, फिर हमने निकालना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दो चरणों में है ना ये कंडीशनल वाई, हाँ, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कंडीशनल, हाँ, पहले मुझे एक्स को 0 लेना है, फिर मुझे एक्स को 1 लेना है, यही है ना कंडीशनल में। तो y की प्रोबेबिलिटी पता करनी है गिवन x इज इक्वल टू 0, तो वैसे x इक्वल टू 0 पर कितनी हमने निकाली थी ऊपर, 0.53, ठीक है, 0.53। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले देखो ध्यान से इस स्टेप को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू 0, और फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा ना। देखो क्योंकि y जो है इसकी भी 0 1 पर है, 0 1 पर है, और x जो है इसकी भी 0 एंड 1 पर है, लिखा नहीं जा रहा सही से, इसकी भी 0 एंड 1 पे है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिया गिवन y की निकालनी है गिवन x इज इक्वल टू 0, तो क्या करूंगी मैं, y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 0, ये निकले, ठीक है। फिर उसके बाद आप x इज इक्वल टू 1 लोगे, फिर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले केस में आप x को दोनों जगह 0 लोगे और y को 0 1, फिर दूसरे केस में आप y को फिर अपना 0 1 लोगे और x को ओनली 1, समझ गए हो बात, ऐसे, ठीक है। तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे, देखो y की 0 पर कितनी थी, देखना y की 0 पर, दैट इज जब y 0 है तो x 0 है, कितनी है 0.16, है ना, 0.16, तो मैंने क्या किया 0.16 और x की 0 0.5, साथ साथ में लिखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। फिर अगला केस मुझे निकालना है जब y की 1 है और x की 0 है, फिर कितना आएगा, y की 1 x की 0 0.37, 0.37 को डिवाइड किससे करेंगे जब x की 0 है उससे, ठीक है। तो यानी कि 0.37 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी 0.53 से जब x की 0, बात क्लियर हो रही है ना क्या बोल रही हूँ,
ठीक है। फिर अगले केस में हमने क्या लेना है कि y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जब y 0 और x 1 है तब टेबल में देखो कितना है, y 0 x 1 0.29 है। 0.29 को डिवाइड किससे करेंगे, जो x इज इक्वल टू 1 की हमने निकाली थी, ये 0.47 से, है ना, 0.47 से, ये देखो आई बात समझ में। फिर y एंड की भी 1, x की भी 1, ये कितनी थी टेबल में देखो 0.18 थी ये टेबल में, डिवाइड किससे करेंगे, x की जब 1 निकाली थी हमने 0.47, तो ये आपके आंसर इस तरह से आएंगे। कोई बात क्लियर, ठीक है। साथ साथ में अगर करोगे सॉल्व करोगे तब अच्छे से प्रॉपरली समझ आएगी चीज। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में ना उसने आपको इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पूछी है, ऊपर से मेनली ये पूछा है इसमें, ठीक है, कि भाई इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बता दीजिए। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज बाद में लिखते हैं इसकी, ये नहीं, पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन का हेडिंग भी बना सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। पहले हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो पहले मैंने इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी, जो भी हमने पढ़ी हुई है कि क्या होती क्या है इनवर्स मैट्रिक्स, है ना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज दे देनी है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ी होती हैं, वो जितनी आपको आती है प्रॉपर्टीज लिख दो, जरूरी नहीं है कि सारी ये आपको आती है, जितनी आती है मेनली लिख दो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने क्या है, एक्सप्लेन करो स्टेरिलाइज्ड एंड नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और ये भी पूछा कि कैसे जो स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन है ये कंप्लीटली इनफेक्टिव है डोमेस्टिक मनी सप्लाई को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है, व्हेन द सेंट्रल बैंक इज कमिटेड टू कीपिंग द एक्सचेंज रेट फिक्स। तो पहले हम इसमें ना क्या, इसमें हम ये चीज करेंगे कि स्टेरिलाइज्ड एंड नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशंस होते क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशंस है वो कैसे इनफेक्टिव है डोमेस्टिक मनी सप्लाई को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने में, व्हेन, जब सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट फिक्स रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि भाई सेंट्रल बैंक हाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करता है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके रखता है। फिर मैंने इसके स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशंस बता दिए, नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशंस बता दिए, इनकी थोड़ी बहुत एग्जांपलें बता दी। फिर मैंने बता दिया कि कैसे स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशंस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइन में इनफेक्टिव है, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो यही इसने पूछा था बस, और तो नहीं इसमें। डिस्कस, हाँ डिस्कस पूछा है। अब जब डिस्कस आ जाए ना तो हम उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ठीक है इनफेक्टिव है, क्योंकि उसने डिस्कस पूछा है, फिर इसलिए मैंने थोड़ा ये भी लिख दिया कि भाई स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन स्टिल कैसे मैटर करते हैं, फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस कैसे है ना, वो लिख दी मैंने चीजें यहाँ पर। फिर मैंने दे दी इसकी कंक्लूजन, ठीक है। सो इन दिस वे, सो ये नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन बेसिकली तब अक्कर होती है जब सेंट्रल बैंक बाय या सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को विदाउट ऑफसेटिंग इट्स इंपैक्ट ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन तब है जब सेंट्रल बैंक न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ फॉरेक्स इंटरवेंशन ऑन मनी सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इफ आरबीआई बाय डॉलर बाय कर रहा है, इट रिलीजेस रुपीस इनटू द इकोनॉमी, डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन मनी सप्लाई को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन को इफेक्ट करती है, मतलब ऑफसेट नहीं होता कंप्लीटली डोमेस्टिक मनी सप्लाई पे इफेक्ट आरबीआई के इंटरवेंशन से। और जो स्टेरिलाइज्ड होता है इसमें क्या होता है, देखो आरबीआई डॉलर बाय करता है और रुपी इंजेक्ट करता है। अब एक्सेस लिक्विडिटी आ गई, इसमें ऑफसेट हो रही है चीजें, उस एक्सेस लिक्विडिटी को यानी कि मनी सप्लाई जो बढ़ गई उसके कारण, जो यहाँ पे बढ़ी थी, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो रही है विदाउट मेजर चेंजेस इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। तो यानी कि अगर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो विद चेंजेस इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई वो नॉन स्टेरिलाइज्ड में आएगा, विदाउट चेंज इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो तो वो स्टेरिलाइज्ड में आएगा। समझ गए। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन जैसे दिखाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग स्टेबल डायग्राम्स शो द रोल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ यूनिट टैक्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा यहाँ पे इसने ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी एंड ये जो आपका इनवर्स इलास्टिसिटी रूल है, राम से रूल है, इसकी बात करें, ठीक है। कहता है डायग्राम के थ्रू बताओ कि कैसे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल है
उसका रोल शो करो इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ यूनिट टैक्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे हम पहले वो थ्योरी दे देंगे, मॉडर्न थ्योरी जो हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि भाई अगर बर्डन एंड इलास्टिसिटी एक दूसरे से उल्टा रिलेट करते हैं कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो, कंज्यूमर साइड की इलास्टिसिटी ज्यादा तो कंज्यूमर पर कम बर्डन होगा, वो वाली थ्योरी ना, वो थ्योरी देनी है पहले हमको। ठीक है, वो थ्योरी दे दी पहले पार्ट में। फिर उसके बाद हमको क्या बताना है, कहता है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी जो है वो हेल्प कर सकती है अचीविंग मिनिमम डेडवेट लॉस, डेडवेट लॉस को मिनिमम करने में और हाई की एफिशिएंसी को बढ़ाने। ठीक है, कौन सी ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी की वो बात कर रहा है, राम से रूल वगैरह जो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो हम थ्योरी पढ़ते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स में, वो सारी थ्योरी दे दी मैंने, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड बर्डन इनवर्सली रिलेटेड की बात करते हैं। सेकंड फेज में मैंने ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी दी, इसमें दो प्रिंसिपल्स बेसिकली दिए। एक होता है आपका इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, वो मैंने मेंशन कर दिया, फिर मैंने राम से रूल मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमको अब यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई इनका रोल क्या है डेडवेट लॉस मिनिमाइज करने में। ठीक है, वो मेंशन करना है। और लिमिटेशंस वैसे उसने पूछी है, लिमिटेशंस वैसे उसने क्वेश्चन में पूछी नहीं है, एक मिनट, अगर पूछी हो तो हमको बतानी है। हाँ हाँ, क्योंकि उसने ये पूछा ना किस हद तक कर सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई हाँ कैसे वो हेल्प कर सकता है एफिशिएंसी बढ़ाने में, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो टू व्हाट एक्सटेंट, उसने किस हद तक पूछ लिया ना, तो हमने दोनों चीजें दे दी, मतलब उसका रोल दे दिया डेडवेट लॉस को मिनिमाइज करने में, और उसका लिमिटेशंस कि वो नहीं कर सकता वो चीज, उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो ऐसे हमने दिए। तो रोल में हमने ये लिखा है कि डेडवेट लॉस अराइज होता है जब टैक्सेस जो हैं वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन डिसीजन को डिस्टॉर्ट करते हैं, है ना। इन दिस कंटेक्स्ट में उसने टैक्सेस के कंटेक्स्ट में पूछा, तो मैंने टैक्सेस के कंटेक्स्ट में आंसर देना है ना। ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी हेल्प करती है कि उन गुड्स को टैक्स करो जिनकी लेस इलास्टिक डिमांड है ना। तो इसी कारण आपका जो एफिशिएंसी लॉसेस है वो कम होते हैं। तो लो इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक, लो इलास्टिसिटी होगी, लो डिस्टॉर्शन होगी, लोअर डेडवेट लॉस होगा, बिकॉज इट सेज टैक्सिंग गुड्स विद लेस इलास्टिक डिमांड। ये इनवर्सली रिलेटेड है ना। हायर टैक्सेस should be imposed on goods with inelastic demand and lower taxes should be imposed on goods with elastic demand. तो जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है उनको ज्यादा टैक्स करो, जिनकी इलास्टिक डिमांड है उनको कम टैक्स करो, ये इसमें बताते हैं। तो वो हमने रीजनिंग दे दी उसकी। ठीक है, फिर लिमिटेशंस भी इसकी हम दे सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखो ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का रोल बताओ इन अचीविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। स्टेट करो, उसके बाद क्या एक्सप्लेन करो वेदर हाई फिस्कल डेफिसिट्स एंड पब्लिक डेब्ट लीड टू फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी। पहले हमको यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का रोल बता देना है कि कैसे फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव करती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल करती है ना। और फिर हमको बता देना है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, ठीक है, और पब्लिक डेब्ट बढ़ जाए तो उससे फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी कैसी होती है। फिर उसके बाद इसने एक डोमर कंडीशन पूछी हुई है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी की, वो दे देंगे। तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का सारा रोल दे दिया, फ्लो चार्ट बना के दे दो आप चाहे रोल, है ना। दो चीजों में रोल बताना है उसका, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो मैंने दोनों का ना अलग अलग रोल के फ्लो चार्ट्स में बता दिए, रोल के पॉइंट्स की फॉर्म में। पॉइंट्स ज्यादा मैटर करते हैं अगर एक्सप्लेनेशन की जगह नहीं है तो, है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेब्ट अगर हाई हो तो उससे फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़ती है। ठीक है, दोनों के थोड़े थोड़े दो लाइनों में मतलब बता दिए, करंट डाटा मेंशन कर दो, एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे को आता है ना। करंट डाटा मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद कैसे जो हाई फिस्कल डेफिसिट एंड डेब्ट जो है ये फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी कॉज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट होती है, रीजंस मैंने दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डोमर कंडीशन मेंशन कर दी इसकी जो है, इस तरह से। ठीक है जी, आगे आपका यहाँ पे है एक्सप्लेन करो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और डिस्कस करो द राइज ऑफ डिजिटल करेंसीज। तो पहले मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन देनी है, सबसे पहले यही है ना। फिर उसके बाद मैंने बताना है कि जो डिजिटल करेंसीज हैं, अगर ये बढ़ रही हैं डिजिटल करेंसीज, तो इनके बेनिफिट क्या और इनके चैलेंजेस क्या है।
दोनों बताएंगे फिर दूसरे पार्ट में। फिर तीसरी बात यहाँ पे बताएंगे कि कैसे जो डिजिटल करेंसीज हैं इन्होंने ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज को इफेक्ट करा। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन दे दो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बता दो। ठीक है, फिर जो आपके वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड बड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जन धन योजना वगैरह वगैरह, उसका जिक्र कर दो सारा, कि पता लगे एग्जामिनर को भी हाँ इसको करंट डाटा पता है, स्कीमों के बारे में पता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर स्कीम्स आई हुई है ना, वो बता दिया मैंने। फिर रोल बताया मैंने डिजिटल करेंसीज का, कि डिजिटल करेंसीज होती क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन आपने सुने होंगे, दैट आर द डिजिटल करेंसीज। डिजिटल करेंसीज के बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या है, फिर मैंने वो चीजें यहाँ पे बता दी। और फिर इसका ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो चीज। ठीक है, तो अब ना ये बाकी के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगी। ये देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या है, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, कभी भी ऐसे डिफरेंस आए ना एग्जाम में तो आप ये वाला टेबल बना के अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी चीज का रोल या इंपॉर्टेंस या फीचर्स पूछे गए हैं उसको हमेशा पॉइंट्स फॉर्म में लिखो, और जितना हो सके करंट डाटा उसमें जरूर ऐड ऑन कर दो, फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, फिर और क्या है इसमें, अब इसमें ऐसे रूरल अर्बन माइग्रेशन का उसने फी रेनिसन हैरो मॉडल पूछ लिया, पहले दोनों मॉडल्स एक्सप्लेन करो, फिर जो भी उसने दोनों मॉडल्स के बारे में पूछा है ना, कि कैसे एक मॉडल दूसरे से बेटर है, देखो हैरिस टडारो उसकी एडवांसमेंट है, वो लिख दो कि कैसे वो बेटर है उसके, ये देखो उसका भी मैंने वो टेबल बना के लिखा है ना। फिर इसमें इसने कहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो, और उसका फूड सिक्योरिटी, रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में कितना रोल है, ये चीज बताओ। तो इंट्रोडक्शन दे दी मैंने इसकी पहले, फिर परफॉर्मेंस बता दी इंडियन एग्रीकल्चर की, क्या पॉइंट्स फॉर्म में परफॉर्मेंस, आप चाहो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, फूड सिक्योर, जो जो चीजें उसने पूछी है, आप एक चीज का ध्यान रखना है, रोल इन रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है इसमें, जितना ये देखो गवर्नमेंट स्कीम सारी मैंने मेंशन कर दी, जितनी भी हो सकती है मेंशन मेरे से। मैं आपको एक दो पॉइंट्स यहाँ पे बताती हूँ अभी, ठीक है, वो क्या, देखो अब इसमें इसने क्रिटिकली पूछा है, क्रिटिज्म दे रहे हैं मुझे, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये वन ऑफ द फेवरेट मेरा कंसेप्ट है ये, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड का, है ना। तो इसके बारे में बता दो, होती क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, है ना, और कैसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट किया। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आने से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इफेक्ट हुई है, देखो यहाँ पे कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन हम एंड में लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हमको लिख देने हैं, कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एम्प्लॉयमेंट पर अगर हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है भी, टेक्नोलॉजी के कारण जॉब जॉब बहुत लोगों की गई है ऑटोमेशन के कारण, है ना, तो वो सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, जगह है तो डिफाइन कर दो इसको आगे, नहीं तो आप फ्लो चार्ट ही सिंपली पॉइंट्स फॉर्म में बता के आ जाओ। ठीक है, नीचे कंक्लूजन लिख दो। ठीक, ठीक है, आगे देखिए। सो उसने क्या कंसीडर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज है, ठीक है, होम एंड फॉरेन है, और दो ही कमोडिटीज हैं। ठीक है, दो ही कमोडिटीज है, तो दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रहे हैं दोनों गुड्स को, क्लॉथ एंड फूड। इंटरनेशनल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो। कहते हैं फ्री ट्रेड सिनारियो है, होम कंट्री जो है वो क्लॉथ एक्सपोर्ट कर रहा है और फॉरेन कंट्री जो है वो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले एक चीज समझो, मान लो होम कंट्री को आप साइड पे लिख लो कि भाई होम कंट्री को मैं इंडिया ले लेती हूँ, ठीक है, और फॉरेन कंट्री को मैं यूएसए ले लेती हूँ। अब जो मेरा होम कंट्री है यानी कि इंडिया, वो क्या क्लोथ को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए जो है वो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, फूड को। अब कहता है सुटेबल डायग्राम से बताओ, डिस्कस द नेट वेलफेयर इफेक्ट्स ऑन द होम कंट्री, कि होम कंट्री पे क्या वेलफेयर इफेक्ट्स पड़ेंगे, कि यानी कि इसकी बात कर रहे हैं वो, नेट वेलफेयर इफेक्ट्स हम किसको बोलते हैं बताओ, याद करो, ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट्स की बात होगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, दो केसेस उसने दिए हैं, कहता है एन एक्सपोर्ट सब्सिडी गिवन ऑन क्लोथ बाय द होम कंट्री, कि मेरा होम कंट्री है कि इंडिया जो है, इंडिया जो है ना वो क्लोथ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी दे देता है। ठीक है, बाय द होम कंट्री। और दूसरा कंडीशन उसने कहा है कि अगर इंपोर्ट टैरिफ लग जाए फूड पे होम कंट्री के द्वारा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनारियो हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है हमारा होम कंट्री है, वो अपना क्लोथ जो है वो दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो यूएसए है वो फॉरेन कंट्री है मान लीजिए, और वो फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दे रहा है, बेच रहा है, एक्सपोर्ट यानी कि बेचना। इंडिया क्लोथ को बेच रहा है, यूएसए फूड को बेच रहा है। ठीक है। अब पहली कंडीशन उसने कही है कि जो मेरा इंडिया है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे क्लोथ पर, क्लोथ को वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इसके एक्सपोर्ट पर वो सब्सिडी दे दो। दूसरी कंडीशन उसने कही है कि जो फूड वो इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, यूएसए फूड एक्सपोर्ट कर रहा था ना कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, उस पर वो इंपोर्ट टैरिफ लगा दे। अब अगर आपको याद हो, आपने इंटरनेशनल में टैरिफ वाली सारी क्लासेस ध्यान से समझी हो ना, तो आपको ये चीजें दिमाग में इतनी क्लियर कट होगी। इंटरनेशनल में चीजें मैंने इतने अच्छे से आपको करवाई थी कि आपका दिमाग इन चीजों के बारे में सोच पाए, कैसे एप्लीकेशंस इसकी आप अच्छे से कर पाओ। कि काउंटर वेलिंग टैरिफ में एग्जाम्पल देकर बताई हुई है, काउंटर वेलिंग में क्या होता है, अपना रिटेलिटरी में क्या होता है, कैसे कंट्रीज में बदले लिए जाते हैं, तो समझते हैं। देखो, तो पहले जो उसने दिया हुआ है मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि भाई मेरे पास दो कंट्रीज है, होम एंड फॉरेन है, और होम कंट्री जो है उसको क्लोथ में कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्लोथ को, और फॉरेन कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज फूड में है तो फूड का एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन क्लोथ बाय होम कंट्री। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब है कि जो मेरी देश की गवर्नमेंट है ना, वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को, कि जो क्लोथ का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट क्लोथ पर, जो क्लोथ का एक्सपोर्ट है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है उनको हायर प्राइस मिल रहा है क्लोथ बेचकर, है ना। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इससे एक्सपोर्ट से सब्सिडी मिलेगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, है ना, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, और वर्ल्ड प्राइस, क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रही है तो हमारे डोमेस्टिक प्राइस क्लोथ के जो है बढ़ जाएंगे वर्ल्ड प्राइस से, क्योंकि बेच हम सस्ते पड़ रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है, डोमेस्टिक प्राइस क्लोथ का ज्यादा है और वर्ल्ड प्राइस कम है क्योंकि सब्सिडी है उस पर, है ना। ये कंडीशन इसने दी। अगर आप चाहे तो इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, तो ये मैं फाइल सारी आपकी अपलोड कर दूंगी एप्लीकेशन पर। मुझे यहाँ पे ये बताना था, आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी है कि चलो आप कोर्स ले लेते हो, लेक्चर सुन लेते हो, सब चीज ठीक है, पर अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, तो एक चीज मेरे से लिख कर ले लो, जितनी देर आप अपनी एक रीडिंग हैबिट नहीं ना डेवलप करोगे, आप आंसर्स को उस अकॉर्डिंग लिख नहीं पाओगे। रीडिंग हैबिट बड़ी जरूरी है हर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या है कि आपको फैक्ट्स पता हो, कंसेप्ट पता हो, आप आंसर सही टिक करके आ जाते हो, है ना। पर इसमें आपका कंपटीशन दूसरे से किस बिहाफ पे है कि आपने उससे ज्यादा रीडिंग कितनी करी है, इस बिहाफ पे है। क्योंकि आपकी ज्यादा रीडिंग अगर होगी दूसरे अपने कंपटीटर से, आप उतना ज्यादा आंसर में चीजें लिख कर आ पाओगे, रिवील करके आ पाओगे, एक्सप्रेस करके आ पाओगे, है ना। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप कोर्स लेते हो नहीं लेते, अगर आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, है ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए रीडिंग हैबिट जरूर बनाओ। हम आपको मॉडल आंसर्स देते हैं, उनको पढ़िए, उनको रीड आउट करिए, उसके अलावा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट आपका प्लस पॉइंट ऐड करेगी दूसरे से, आपके कंप्यूटर से। समझ गए हो बात को। तो यही चीजें हैं, इसमें आप देखो ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपका ओपिनियन और आपकी रीडिंग हैबिट काम आने वाली, ऐसे वाले क्वेश्चंस आए ज्यादा। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है जी, बहुत मेहनत करके ये आंसर्स की सारी तैयार करी है, और टाइम कंज्यूमिंग था ये पूरा तैयार करके और टाइप करके उसको करना, तो आपको मैं अपलोड भी कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।